Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Cyclone Chemistry Series. Today we are going to discuss the different MCQs about the coordination chemistry, which can also be called as the chemistry of D block elements. तो हमारा पहला MCQs है the coordination number of cobalt in this compound. स्टूडेंट्स हमें ये एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि लिगेंड्स जितने भी लोन पेयर किसी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ये लिगेंड जो है जो कि एक ऑर्गेनिक टाइप लिगेंड है। इसके अंदर हमारे पास दो अमाइनो ग्रुप मौजूद हैं। तो अगर दोनों अमाइनो ग्रुप लोन पेयर डोनेट करेंगे तो इस तरह मालूम हुआ कि एक लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इस तरह टोटल हमारे पास तीन लिगेंड्स हैं। तो मालूम हुआ कि 6 लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे। तो मालूम हुआ कि हमारा जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हुआ। मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए जा रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। Which of the following metal might not be considered as transition element? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं किया जाएगा? याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो जिंक है, जिंक क्योंकि अब हम ये बात जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट जिनके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीशन के प्रोसेस में हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो क्योंकि जिंक का डी ऑर्बिटल कंप्लीट है इसलिए हम कहेंगे कि ये एक ट्रांजिशन मेटल नहीं होनी चाहिए। Which of the following is the ionization isomers? कि हम जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इनमें से आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन कौन से हैं। Which of the following is the ionization isomers? कि स्टूडेंट्स हमें जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से हमने बताना है कि कौन से जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस केस में हम ये बात क्या करते हैं कि हमारे पास अगर तो किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं उनमें हमारे पास अगर डिफरेंस आ जाए जो इनाइनिक लिगेंड्स हैं उनका, मीन हमारे पास अगर हम यहाँ देखें यहाँ हमारे पास क्लोरीन अटैच है प्लेटिनियम के साथ और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ ब्रोमीन अटैच है। तो इस तरह मालूम हुआ हमारे पास कि इन दोनों केसेस में आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो एनाइंस अटैच हैं वो डिफरेंट हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ हमारे पास यहाँ जो इस कम्प्लेक्स का नेगेटिव पार्ट है ब्रोमाइड है और यहाँ हमारे पास कम्प्लेक्स का जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लोराइड है। तो मालूम हुआ कि ये दोनों को दोनों हमारे पास जो है एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बेस्ट आंसर हुआ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ के जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इसकी मेन वजह जो है वो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम हुआ करती है उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो अनफिल्ड हुआ करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते ही इसलिए हैं कि उनके अंदर अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज़, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 हुआ करता है। मीन इसके डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके बाद जो इसके एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी स्टेबल हुआ करते हैं। तो अब यहाँ सूरत हाल क्या होगी स्टूडेंट्स के यहाँ स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल कर डी में आ जाएगा, इस तरह डी भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और हमारा एस भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम एटम, कि क्रोमियम एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डी ऑर्बिटल में हुआ करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है। तो ये हैं
पांचों इलेक्ट्रॉन जो कि डी ऑर्बिटल में मौजूद हैं वो सारे के सारे अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे। मीन हमारे पास इस तरह ये सारे के सारे जो अगर हम देखेंगे हमारे पास डी में 5 ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, तो इस तरह हम देखेंगे हमारे पास यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस ऑर्बिटल में एक, इन तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक है। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। How many isomers the complexes of the type MABCD exhibit? कि अगर हमारे पास स्टूडेंट कोई भी अगर इस तरह कॉम्प्लेक्स हो जिसके अंदर अगर हम देखें तो सेंट्रल मेटल जो है हमारे पास वो M है और साथ इसके 4 डिफरेंट लिगेंड्स अटैच हैं, तो इसके हमारे पास टोटल जो आइसोमर्स हैं वो कितने बनेंगे? स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसके हमारे पास टोटल जो है वो 3 आइसोमर्स बनेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। Which of the following cannot exhibit optical isomerism? कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है वो कौन से कंपाउंड्स को शो नहीं करना चाहिए, कौन से कॉम्प्लेक्सेस को शो नहीं करना चाहिए? तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास जो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कायरल सेंटर नहीं होता इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं किया करते। Which of the following is the general electronic configuration of the outer transition elements? कि हमारे पास जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ करते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स हमारे पास n-1 d1-10 ns2 हमारे पास ऑप्शन ए इसका बेस्ट आंसर है। तो ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? ये स्टूडेंट्स हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स का हमने नाम बताना है। तो हम देख रहे हैं इसमें दो हमारे पास क्लोरो ग्रुप हैं और हमारे पास दो EN से मुराद इथाइलिन डायामाइन हुआ करता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? डाई क्लोरो, और क्योंकि हमारे पास EN जो है ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए हम यहाँ दो को बिस का नाम पढ़ेंगे। क्या बन जाएगा? डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डायामाइन कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो इस तरह हम यहाँ ब्रैकेट में 3 भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज? अगर हम देखें तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स के वो यैट्रियम से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव एटॉमिक नंबर। ये तीसरा हमारे पास जो पीरियड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो कि हमारे पास थर्ड सीरीज भी कहलाती है ट्रांजिशन सीरीज की, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स वो 57 से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर वो 72 से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। विच आर द फॉलोइंग आइंस फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? इनमें से कौन सा हमारे पास ऐसा आइन है जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया करेगा? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसी आइन का साइज स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो आयरन Fe2+ है इसका साइज क्योंकि कम होगा इन तमाम के मुकाबले में, इसलिए हम कहेंगे कि ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया करेगा। द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, के जो हमारे पास डिफरेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं? तो हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर। तो इस तरह होता ये है कि फिर ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है और इसकी स्प्लिशन के बाद डी से डी में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डी डी ट्रांजिशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज, के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का ताल्लुक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हुआ करता है। तो हम कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट या किसी मेटल के अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उस वक्त होगा जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइंस बिकॉज ऑफ, कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स आइंस क्यों बनाते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसकी वजह जो है वो अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं।
तो ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर होगा। ट्रांजिशन मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हुआ करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो किस तरह से काम कर रही होती है, याद रखिएगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उनको लिगेंड्स डोनेट करती हैं। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे तो ल्यूविस के मुताबिक वो एसिड हुआ करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ल्यूविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि हमें स्टूडेंट्स नीचे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इन एलिमेंट्स के अंदर से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो हम जानते हैं कि मैंगनीज बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय क्रोमियम इज, कि क्रोमियम मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास चाहे पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करें, ये हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जिनके अंदर क्रोमियम जो है वो मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैंगनीज इज, कि मैंगनीज मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन शो करता है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट के अंदर कि जिसका फार्मूला हमारे पास KMnO4 हुआ करता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस फार्मूले के अंदर हमारे पास जो मैंगनीज है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हुआ करता है जो कि हमारे पास +7 है। तो ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। The highest oxidation state is shown by ruthenium and osmium is, रुथनियम और ऑस्मियम जो है ये मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये दोनों मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। When silver chloride is dissolved in ammonia, the principal cations produced are, कि हम जब भी सिल्वर क्लोराइड को जब हम अमोनिया में डिजोल्व करेंगे तो उससे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वहाँ से केटाइन बनेगा। और क्योंकि सिल्वर जो है वो सिर्फ 2 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, अपने साथ सिर्फ 2 लिगेंड्स को अटैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, के इनमें से हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि शो नहीं क्या करते। याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास के जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस चीज़ की डिपेंडेंस जो है वो उनके अंदर मौजूद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे हुआ करती है। तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, के हमारे पास इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ करता है। याद रखिएगा हमारे पास स्टूडेंट्स के CO जो कि कार्बोनिल कहलाता है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ करती है। निकल इज प्योरीफाइड बाय, ये निकल को हम स्टूडेंट्स किस तरह से प्योरीफिकेशन किया करते हैं। तो मॉन्स प्रोसेस जो है ये अमूमी तौर पे निकल की प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। फार्मूला ऑफ क्रोमाइट और, कि क्रोमाइट और का फार्मूला कौन सा है। मीन इनमें से कौन सा फार्मूला ऐसा है जो कि क्रोमाइट और को शो कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो जिसमें हमारे पास आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है ये हमारे पास क्रोमाइट और का फार्मूला हुआ करता है। इन ग्रुप थ्योरी ट्रिपली डीजनरेट सेट इज डिनोटेड बाय, कि हम जब ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं तो ट्रिपली डीजनरेट्स जो ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं जो सेट हुआ करता है उसको स्टूडेंट याद रखिएगा हम लोग T2G से शो करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है।
तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है कि किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जितने भी हमारे पास लिगेंड्स अटैच होंगे जो कि लोन पे डोनेट कर रहे होंगे वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। तो क्योंकि यहाँ पर 6 अमाइन अटैच हैं, 6 अमोनिया मालिक्यूल्स अटैच हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ जो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 होगी। द रोस्टिंग ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास हम जब मेटल की रोस्टिंग करते हैं तो उस दौरान हम मेटल के ऑक्साइड्स बनाया करते हैं, हम उनके सल्फाइड्स बना के हम तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम रोस्टिंग के दौरान हम मेटल्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनके सल्फाइड्स बनाते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्राउनिंग। तो ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। ब्लिस्टर कॉपर कंटेन्स कि हमारे पास जो ब्लिस्टर कॉपर है तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास कॉपर की हम प्योरीफिकेशन क्या करते हैं, तो बेसिमराइजेशन के प्रोसेस के बाद हमें जो कॉपर हासिल होती है वो अमूमी तौर पर हमारे पास तकरीबन को 99.9% तक प्योर हुआ करती है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक गलती हुई कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नहीं बल्कि ऑप्शन इसका ए बेस्ट आंसर है कि ब्लिस्टर कॉपर जो है वो इंतहाई प्योर हुआ करती है, जो कि हमारे पास तकरीबन कोई 99% प्योर हुआ करती है। In which of the following compounds silver has +3 oxidation state? तो स्टूडेंट्स अगर हम देखना चाहें तो इन तमाम के तमाम कंपाउंड्स के अंदर सिवाय ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसके अंदर अगर हम गौर करें तो इसमें सिल्वर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, या हमारे पास पोटाशियम +1 है, 4 फ्लोरीन है तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर हम देख रहे हैं सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। The existence of copper ions in aqueous solution is very rare due to its easily कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास अमूमी तौर पे कॉपर 2+ आयन जो है बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, और अमूमी तौर पे हमारे पास कॉपर 2+ एग्जिस्ट क्या करता है, कॉपर प्लस कम एग्जिस्ट करता है, और कॉपर 2+ जो है उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा हुआ करती है। इसकी वजह क्या है कि कॉपर प्लस जो है वो कॉपर 2+ में ऑक्सीडाइज हो जाया करता है। तो ऑप्शन बी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग और इज कॉपर पैराइड के कॉपर पैराइड की और कौन सी है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास FeCuS2 जो कि हमारे पास चालको पैराइड भी कहलाती है। तो ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर हुआ जो कि कॉपर पैराइड का फार्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैज द लार्जेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट इन इट्स लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि हमारे पास ये जितने भी हमें यहाँ पर आयंस दिए गए हैं इनके अंदर कौन सा आयन ऐसा है जो कि ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है जब उसके साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच की जाती है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा हो। तो हम जानते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्रोमियम जो है अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास जब भी हम क्रोमियम 2+ का हम इसका ऑक्टाहेड्रल से हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो और इसके साथ अगर हम कोई लो स्पिन मीन अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्वाइन करेंगे तो इसका लाजमी तौर पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इन तमाम से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बेस्ट आंसर हुआ। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम एब्जॉर्ब लाइट एट 500 नैनोमीटर बट हेक्सा फ्लोरो टाइटेनेट एब्जॉर्ब लाइट एट 500 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है वो 500 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स 590 पे लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है, तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर हमारे पास जो इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं। हमारे पास पानी है ऊपर और नीचे हमारे पास जो है फ्लोराइड है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पानी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है। अगर पानी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इससे क्या होगा, इससे स्प्लिटिंग हमारे पास ज़्यादा होगी और ठीक है। और इस तरह अगर हम देखें हमारे पास जो फ्लोरो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास लाइट जो है वो डिफरेंट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास पानी के अंदर क्योंकि पानी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इससे हमारे पास स्प्लिटिंग ज़्यादा, जब स्प्लिटिंग ज़्यादा मीन अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरह हमारे पास डी ऑर्बिटल के दरमियान जब डिफरेंस बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी गैप बढ़ेगा। एनर्जी डिफरेंस उस वक्त बढ़ता है जब हमारे पास वेवलेंथ कम हुआ करती है। तो अगर हम नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में देखें तो इसमें हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग कम करेगा तो इससे हमारे पास ऑर्बिटल के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो कम होगा। तो इसलिए हम देखेंगे
हमारे पास अगर एनर्जी कम हो तो इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए हम कहेंगे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट आंसर है, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिंकेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, कि इनमें से कौन से ऐसे हमारे पास आइसोमर्स हैं जो कि लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऑप्शन ए पे गौर करें तो हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट के साथ यहाँ ऑक्सीजन अटैच है इस लिगेंड की, और हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास कोबाल्ट के साथ उसी ही ग्रुप की नाइट्रोजन अटैच है। तो अगर हमारे पास किसी भी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर किसी एक लिगेंड का एक एटम अटैच हो और अगर किसी एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में उस लिगेंड का दूसरा एटम अटैच हो, तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर जो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बेस्ट आंसर हुआ।